नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के चौथे 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने 4 भाग कवर करा दिया है। ये 5वां भाग है और इसके बाद भी 3 भाग और आने वाले हैं और इन सभी 8 भागों में मिलकर हम लगभग 500 प्रश्नों को हल कर चुके होंगे और ये वही 500 प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपसे को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले वीडियो देख लें ताकि आने वाले वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। अभी तो फिलहाल आप इस वीडियो को देख ही लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में यही 500 प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपके लिए कम समय में यही बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार देखिए और 2-3 बार समझिए। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसको माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, या किसी का समर्थन मिल जाए तब भी वो, किसी दल का समर्थन मिल जाए तब भी वो नेता जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। और ये 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने थे और 17वीं लोकसभा में भी यही प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। तो वो इन विकल्पों में दिए गए विकल्प में से केवल नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन डी कि ये आज़ादी के बाद जन्म लिए थे। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि 6 महीने में नहीं सदस्य बन पाता है किसी भी लोकसभा, किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसका कार्य समाप्त वहीं पर मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से दोस्तों आपका शुरू हो जाता है कि राज्यपाल से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो राज्यपाल से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आइए जान लेते हैं कि कौन है। कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी आपकी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों, क्या है कि यही जो थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। अब व्याख्या इसकी, सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही बनी। ये लगातार 2 बार लोकसभा की सदस्य भी रही थी। तो सुचेता कृपलानी जो हैं वो भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो है, गवर्नर यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सलाह कौन देता है कि इस राज्य में इसकी नियुक्ति कीजिए? वो जो मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यतः प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि आप इनकी नियुक्ति इस राज्य में कर दीजिए राज्यपाल के रूप में। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री ही या उसके मंत्रिपरिषद के कोई सदस्य जो हैं वो उन्हीं को सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो वही आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति ही भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को जो कहा जाता है वो LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं वो आपके उपराज्यपाल ही होते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और वह भारत का नागरिक हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो तथा राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। यानी वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुना जाता है तो उसे उसकी अपने आप योग्यता हो जाती है कि वो राज्यपाल बन सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति जो की जाती है वो केंद्र शासित प्रदेशों में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य तौर पर भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक संघीय प्रदेशों में, अब जो कि संघीय प्रदेश कौन कौन से हैं आपके? चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा को संयुक्त राजधानी है जो कि चंडीगढ़, और लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनको क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में क्या काम करते हैं? नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट दोस्तों मैं आपके लिए जोड़ूंगा। इसमें क्या होता है कि क्या है कि दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा नागर हवेली के प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है। आपसे कई बार ये पूछता है कि इनमें से कौन से किसको प्रशासक कहा जाता है, तो वो दे देगा आपको विकल्प चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। तो इनके प्रमुखों को प्रशासक कहा जाता है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं उनके प्रमुख को क्या कहा जाता है? एलजी यानी उपराज्यपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल शुरू हो जाता है। तो इसका प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अभी मैंने थोड़ी देर बताया था पहले कि सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले एक मंदिर के पुजारी थे? तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। ये योगी आदित्यनाथ जी थे। ये एक गोरखनाथ मंदिर के महंत थे और ये महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश की 21वें मुख्यमंत्री हैं और इनका मूल नाम जो था वो अजय सिंह बिष्ट था। अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इन्होंने 1963 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है? दो सदनीय विधानसभा का मतलब होता है कि विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य है कि विधानसभा और विधान परिषद, जबकि विधानसभा निम्न सदन है तथा विधान परिषद उच्च सदन है। दोस्तों ये कुछ आपको मिलता जुलता लग रहा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट है कि जिस प्रकार से भारत की संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से कुछ राज्यों के सदन में, सभी राज्यों नहीं, कुछ राज्यों के सदन में एक होता है विधानसभा तथा दूसरी होता है विधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो विधान परिषद है। तो इस प्रकार से द्विसदनीय विधानसभा वह होती है जिसमें विधायकों को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप होता है। नहीं, मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो देश के प्रधानमंत्री के समरूप होता है, जो लगभग समरूप होता है। समरूप मतलब कि कुछ मिलता जुलता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि ये राष्ट्रपति के समरूप ना होकर के प्रधानमंत्री के समरूप होता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक काल तक मुख्यमंत्री पर बने रहे हैं। वो कौन थे आपके? पवन कुमार चामलिंग, जो कि मैंने लगाया था, जो कि गलत था दोस्तों। आपका उत्तर होना चाहिए ज्योति बसु। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे।
अगला है ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने राजनेता थे। उन्होंने सन 1977 से सन 2000 तक पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो पवन कुमार चामलिंग हैं, जिन्होंने 25 साल लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो प्रश्न के हिसाब से 2016 तक जो थे वो ज्योति बसु थे, लेकिन अब जो हैं वो कौन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। तो इस प्रश्न के हिसाब से ज्योति बसु सही उत्तर होता, लेकिन अब पूछ लें तो इस हिसाब से आपके जो होंगे वो पवन कुमार चामलिंग, पीके चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वही सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने है तो न्यूनतम आयु क्या है, वही आपकी 25 वर्ष। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और मुख्यमंत्री या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होता है प्रश्न न्यायपालिका से। न्यायपालिका से पहला प्रश्न है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। यानी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाएगा तब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही देश के राष्ट्रपति के समान कार्य कर सकेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसकी व्याख्या जान लेते हैं, बड़ी ही दिलचस्प है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके ना रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी देखिए समझिए कि सबसे पहले तो आपका जो है कि राष्ट्रपति ही रहेंगे। अगर राष्ट्रपति अनुपलब्ध हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हैं तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपलब्ध हैं तो जो भी व्यक्ति को क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, वही जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। एक घटना हुई थी सन 1969 में, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे के त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे निपटने के लिए संसद ने ये नियम बनाया था कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, अब होप करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है तो वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो कि असम का है, असम में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो भारत के सभी राज्यों में बड़ा है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं कि क्या है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत जो है आपका असम आता है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है, यानी 4 राज्य आते हैं इसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1948 में। इसकी जो खंडपीठ है यानी जो कि लोकल बेंच है वो कहाँ पर है, आपकी कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में है, यानी सभी राज्यों की राजधानियों में इनके उस गुवाहाटी उच्च न्यायालय का खंडपीठ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों का अधिकार और प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो वो अनुच्छेद हैं आपके 124 से लेकर के 147 अनुच्छेद तक। 124 अनुच्छेद से 147 अनुच्छेद तक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते हैं, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता। कि अगर हम
ब्राह्मण हैं तो हमको ब्राह्मण का वोट सब हमको दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा देगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो उसको कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने जा रहे हैं तो कम से कम आपको किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहाँ पर आप कम से कम 10 वर्षों की या तो वकालत किए हों या पाँच वर्षों तक राज्य के न्यायाधीश रहे हों। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? 2018 के अनुसार जो थे आपके दीपक मिश्रा थे, लेकिन वर्तमान में जो हैं वो एन.वी. रमन्ना साहब हैं। एन.वी. रमन्ना जी जो हैं वो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तदर्थ प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किया जा सकता है? जो नियुक्त किया जा सकता है वो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय जो अस्तित्व में आया था वो था आपका 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से हमारा देश में संविधान पूरी तरह के लागू हो गया था और 28 जनवरी 1950 को पहली बार भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? वो तो आप जानते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है कि 65 साल का कम से कम होना चाहिए। और देखिए दोस्तों ये कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एनटीपीसी के 2016, 16, 17 कितनी बार पूछा गया है ये एग्जाम। तो यानी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कम से कम सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? वही आपका 65 वर्ष। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो वो कौन थे? और ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कि क्या है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति और जो उनको गौरव प्राप्त है वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। और हीरा लाल जेकानिया वो जो क्या रह चुके हैं? भारत के फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ रह चुके हैं। तो न्यायाधीश हीरा लाल जेकानिया जो है वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे, जबकि एम हिदायतुल्लाह जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश तो रहे ही थे, साथ में देश के राष्ट्रपति भी बन चुके थे और उपराष्ट्रपति भी बने थे एक बार। अगला प्रश्न है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति जो थी वो एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या है उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी। तो लीला सेठ जो कौन थी? वो हिमाचल प्रदेश से थी, जबकि आज तक यानी 2022 के जनवरी तक कोई भी महिला उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकी है। अगला प्रश्न भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1862 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है कि एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है, उसमें से कथन और कारण का सही चुनना है आपको। भारत में कथन है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। जी ये तो बिल्कुल ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल। अगला है कथन कहा दिया गया है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। जी बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन कभी भी नहीं करती है। ये कई बार बताया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा कि कथन ही केवल सही है। अगला प्रश्न है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन अधिनियम 2018 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी कि वहाँ के भारत के एक निश्चित न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कितने अन्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए तब जो कहा गया था उस प्रश्न 2017 के अनुसार भारत में मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे, एक जो होगा वो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा और जो 30 होंगे वो न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान में जो है वो 34 न्यायाधीशों का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी 33+1 33 जो होंगे वो आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक जो होगा वो आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसको है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को है। अगला प्रश्न है संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है। वो जुडिशरी रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। अब यहाँ से आपका निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन से पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं। तो भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। वो आपको प्रश्न में दिया गया है कि सुकुमार सेन जी थे। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन चीफ की नियुक्ति कौन करता है, वो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत में निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में कब 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन होना चाहिए था, जबकि आपके लिए जानकारी होनी चाहिए कि 25 जनवरी को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो 25 जनवरी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1982 में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनें विधानसभा में चुनावों में पहली बार प्रयोग की गई थी। तो वो किस राज्य की विधानसभा चुनाव थी। तो वो केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो किसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें राष्ट्रपति भी विकल्प दिया गया। राष्ट्रपति में जो हैं वो राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सुकुमार सेन जी थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त। और भारत के संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध किए गए हैं। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी अगर या तो आप 6 साल पूरा कर चुके हों या आपकी उम्र जो है वो 65 वर्ष हो चुकी हो। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। तो आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव जो हुए थे वो आपके कब हुए थे। ऑप्शन सी 1952 में। पहली लोकसभा की बैठक भी 13 मई 1952 को हुई थी। तो भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे 1952 में। 68 चरणों में हुआ था। ये चुनाव जो हुआ था पूरे देश में एक साथ 68 चरणों में हुआ था, जो कि 5 महीने लग गए थे। 5 महीने लगे थे इसको चुनाव करने में। और उस समय लोकसभा में सीटें कितनी थी। सीटें थी आपकी 489 सीटें।
अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है कि निर्वाचन आयोग किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। वो होता है राष्ट्रपति। हाँ, लोकसभा के लिए तो निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है, राज्य की विधानसभाओं के लिए जिम्मेदार होता है, पंचायत चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों में जो चुनाव होता है उसके लिए निर्वाचन आयोग किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होता है। तो दोस्तों के ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा कि पंचायत चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं होता, जबकि इसके लिए राज्य का चुनाव आयोग जो है वो जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है। तो दोस्तों 18 वर्ष का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, ये सही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जी गलत है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसको वोट देने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है, वो अपना सही निर्णय कर ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संसद के दोनों सदनों से अगर विधेयक पारित कर दिया जाए तो जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हट जाएंगे। इसकी व्याख्या जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, यानी जो दोनों में से जो पूरा कर ले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत पारित करना आवश्यक हो जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों के लोग किसको किसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाते हैं और किसको हटाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटा देते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव जो है वो 1951 से 1952 तक चला था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में संपन्न हुए थे। इस आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी। इस चुनाव के समय सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। CEC का मतलब ही होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है भाग 5। मिलते हैं आपसे भाग 6 में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ही, ये मैं आप उसके ऊपर छोड़ देता हूँ दोस्तों। हाँ, आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप 50-50 क्वेश्चन को कई दिन पढ़िए, यानी इकट्ठा आप 1000 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर होता है कि 50-50 क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि आपके दिमाग से कोई भी जानकारी स्किप ना होने पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।